और पूरी दुनिया के लिए सबसे निराश करने वाली खबर। अचानक जब सुबह सुबह एक खबर जब पूरी दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिरकार इतना शांति प्रिय देश के अंदर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमला हुआ और इलाज के दौरान, जो अब खबर आ रही है, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। जब वो नारा शहर में एक रैली कर रहे थे तभी हमलावर ने पीछे से उन पर 2 गोलियां दाग दी। एक गोली उनके सीने के आर पार चली गई जबकि दूसरी गोली गर्दन में जा लगी। गोली लगते ही आबे सड़क पर गिर पड़े और बताया जा रहा है कि उसी वक्त उनका हार्ट अटैक भी कर गया था। शिंजो आबे पर हमला सुबह 11:30 बजे के करीब हुआ और उसकी तस्वीरें भी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, किस तरह से हमला किया गया। बहुत ही नज़दीक आकर इस हमलावर ने शिंजो आबे पर गोली चलाई थी। 2 गोली हमलावर की तरफ से चलाए गए थे। एक गोली शिंजो आबे के सीने के आर पार हो गई जबकि दूसरी गोली उनके गर्दन में फंस गई और बताया जा रहा है कि उसी वक्त शिंजो आबे का हार्ट अटैक हो गया था, सांसें चल रही थीं। उसके बाद उन्हें अस्पताल आनन फानन पहुंचाया गया। लेकिन अब खबर आ रही है पूरी दुनिया के लिए बहुत ही निराश करने वाली खबर। गम का माहौल इस वक्त है। शिंजो आबे नहीं रहे। शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। ये हमलावर कौन है, इसका क्या प्रोफाइल है, किस तरह का इसका बैकग्राउंड है, फिलहाल इस हमलावर को पकड़ लिया गया है, पूछताछ चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि रविवार को जापान में ऊपरी सदन के चुनाव हैं। अब वो इसी चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। आबे ने जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे ही उन पर पीछे खड़े हमलावर ने गोलियां चला दी। आबे पर गोली चलाने वाले हमलावर की पहचान यामागामी तेतसुआ के रूप में हुई है। उसकी उम्र 41 साल है। गोली चलाने के बाद यामागामी ने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। स्थानीय मीडिया की माने तो पूछताछ में यामागामी ने बताया कि वो आबे की किसी बात से नाराज था, इसलिए उसने इस तरह का कृत्य किया। इस तरह से उसने गोली चलाई। किस बात पर नाराज था? क्या सिर्फ नाराजगी की वजह से कोई किसी की जान ले सकता है या फिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, बड़ा आतंकी नेटवर्क हो सकता है? यामागामी से इस वक्त और भी पूछताछ चल रही है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही निराश करने वाली खबर और पूरी दुनिया इस वक्त गम के माहौल में है। शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और हमारे देश हिंदुस्तान से बहुत ही गहरा लगाव था शिंजो आबे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा दुख जताया है। पूरा देश सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त इस दुखद मौत जिस तरह से हमले किए गए हैं उससे पूरी दुनिया इस वक्त हैरान हो रही है। चलिए और भी अपडेट के लिए चलते हैं। अपनी सहयोगी बबीता इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ चुकी हैं। बबीता, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली खबर, बहुत ही चिंता पैदा करने वाली खबर, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही निराश करने वाली खबर है। किस तरह से एक शांति प्रिय देश में इतनी बड़ी घटना घट गई। वो हमलावर बहुत ही आसानी से 2 गोली दाग कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पकड़ लिया गया लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ गए हैं। बताइए बबीता। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ गए हैं क्योंकि हमलावर उस समय आया क्योंकि सुबह जो है, आज सुबह की ये घटना है जब शिंजो आबे आपने चुनाव प्रचार के लिए वो जनता को संबोधित करने के लिए नारा शहर पहुंचे थे। उस दौरान जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे तो पीछे से हमलावर ने उन पर हमला किया। 2 गोलियां जो है लगातार उसने चलाई और एक गोली जो है उनके आर पार निकल गई तो दूसरी गोली उनके गले में जा अटकी। तो वहीं जब उनको गोली लगी पीछे से तो उनके हृदय की जो गति थी वो भी रुक गई थी। जब उन्हें टेस्ट किया गया, जब उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए लोग आए, एकदम से सुरक्षा कर्मी भी एकदम से अलर्ट हो गए थे और जब वो उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए आए तो उस दौरान उन्होंने जब उन्हें चेक किया तो तब उन्हें समझ में आया कि उनकी हृदय गति रुक गई है। तो तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया था तो वो कोमा में थे। तो उनके लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। डॉक्टर कई तरह से प्रयास करे। 5 घंटों तक ये ऑपरेशन जारी रहा जिसमें प्रयास किया जा रहा था कि किसी भी तरह से शिंजो आबे को बचा लिया जाए। लेकिन शायद उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। तभी जो है हमें इतनी दुखद खबर हमारे सामने आई है कि उनकी अचानक से मौत हो गई। तो हमलावर की बात हो रही है। तो हमलावर जब उसने हमला किया था तो उस समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। जब हमलावर ने हमला किया तो उस दौरान वो वहीं मौजूद था और वहां से वो हिला भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमला करने के बाद उसने कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, ना वो वहां से भागा, ना उसने भागने की कोशिश की। उसने खुद को सरेंडर कर दिया था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो
तो ये खबर सामने आई कि हमलावर जो था वो पूर्व नौसैनिक था। तो जब उससे पूछा गया कि हमले की क्या वजह थी, तो उसने अभी तक तो फिलहाल यही बताया है कि वो उनसे काफ़ी असंतुष्ट था, जिसके बाद उसने ये जघन्य अपराध किया है। तो अभी हाल फिलहाल में यही स्टेटमेंट सामने आया है। हालांकि पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, सारी चीज़ें खंगाली जा रही है कि कहीं उसका कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं था, कहीं साजिश तो नहीं थी जिसके तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पे शिंजो आबे को लेकर जो है पूरे भारत में भी एक शोक की लहर दौड़ गई है। पूरे भारत में एक दिन के लिए जो है शोक जताया गया है। तो ये इसको लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से भी रिएक्शन आए हैं, वो भी काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं इस घटना से काफ़ी आहत हुआ हूँ, काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। वहीं पे देश भर से कई ट्वीट आ रहे हैं। तो शिंजो आबे जो कि जिनका भारत के साथ काफ़ी लगाव था, क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री थे जो भारत आए थे, जापान के पहले प्रधानमंत्री थे। वहीं पे जापान की अगर बात की जाए कि जापान ऐसा शांति प्रिय देश है और उसी बीच इतनी बड़ी घटना होना सुरक्षा कर्मियों पर भी सवाल खड़े करता है। उसी बीच हमलावर पूर्व नौसैनिक था। तो काफ़ी जो है सारे सवाल है जिसका जवाब जानना चाहती है दुनिया। जी बिल्कुल बबीता, एक बात मैं और आपसे जानना चाहता हूँ। जापान को कहा जाता है कि देश पूरी दुनिया में सबसे शांति प्रिय देश। वहाँ पर अगर कोई पूर्व प्रधानमंत्री भी है, पूर्व कोई बड़ा नेता भी है, तो वो आम जनता के बीच में बहुत ज़्यादा सुरक्षाकर्मी लेकर चलता भी नहीं, बहुत फ्रीली वो घूमते हैं, जनता से मिलते हैं। क्या एक कल्चर जापान के अंदर पूरी तरह से बदलता नज़र आ रहा है? क्योंकि अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। जिस तरह से शिंजो आबे के ऊपर हमला किया गया, अब ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा को लेकर बहुत ही एक अलग व्यवस्था, पुख्ता व्यवस्था बनाने की ज़रूरत अब जापान में बड़े लोगों के लिए होनी चाहिए। बड़ा सवाल उठा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि जिस तरह का हमला हुआ है, क्योंकि जापान एक शांति प्रिय देश है जहां पर हैंडगन रखने के लिए भी मनाही होती है। उस देश में अचानक से पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर अचानक से हमलावर ने हमला कर दिया, तो अपने में ही काफी सवाल खड़े हो जाते हैं, व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। वहीं पर सुरक्षा की अगर दृष्टि से देखा जाए तो पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन उसी बीच ये घटना होती है जो कई सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं पर जो जापान के प्रधानमंत्री है, उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि जो भी उचित कदम होंगे वो उठाए जाएंगे और ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए बबीता, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और जैसा कि लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं पूरा अपडेट कि किस तरह से शिंजो आबे के ऊपर हमला किया गया और हमले के दरमियान 2 गोली दागी गई उनके ऊपर। शिंजो आबे की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है। पीएम मोदी शिंजो आबे की मौत पर उन्होंने दुख जताया। देश में 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखने का उनकी तरफ से अनुरोध किया गया है। उन्होंने पीएम मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके लिखा है कि शिंजो आबे की मौत से दुखी हूँ। करीबी दोस्तों में से एक थे शिंजो आबे। तो ट्वीट करके पीएम मोदी ने दुख जताया शिंजो आबे की मौत के ऊपर। किस तरह से शिंजो आबे अब नहीं रहे, बाकायदा इस पूरे मामले में एक सबसे निराश करने वाली खबर है कि इतना शांति प्रिय देश और इस तरह से एक बड़ी घटना घट गई। सुरक्षा इंतज़ामों की भी पोल खुल रही है। क्या वाकई में जापान के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अलग व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। हमलावर कौन है, इसका कनेक्शन क्या है? जो कह रहा है हमलावर किसी बात को लेकर वो नाराज़ था शिंजो आबे से, क्या यहीं पर बात ख़त्म हो जाती है या फिर एक बड़ा कनेक्शन, एक बड़ा नेटवर्क खंगालने की कोशिश इस वक्त पुलिस कर रही होगी? कई सारी जानकारी, कई सारे खुलासे भी होने हैं, लेकिन दुनिया इस वक्त बहुत ही निराश और बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है शिंजो आबे की मौत के बाद। क्योंकि शिंजो आबे पर हमला करने वाला हमलावर को थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बल्कि सीधे उसने थोड़ी सी प्लानिंग करके, हो सकता है बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही होगी, और जब वो जनता के सामने भाषण देने के लिए बीच सड़क पर खड़े हुए थे, कुछ बोला ही उन्होंने, कुछ बोलना शुरू ही किया था, तभी हमलावर ने उनके ऊपर 2 गोली दाग दी। चलिए, इस खबर पर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन बढ़ते हैं अब आगे। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक मिशन 2024 को लेकर हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के अभियान की रूपरेखा पर चर्चा हुई। मिशन 2024 के लिए बीजेपी अब तैयार हो चुकी है। बीजेपी का 2024 का
किस तरह का मिशन होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, ये तमाम बातों पर चर्चा शुरू हो रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, सीएम योगी, दोनों डेप्यूटी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम नेता शामिल हुए। तो मिशन 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है बीजेपी। लखनऊ में 2024 को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हुई। 2024 के अभियान को लेकर रूपरेखा पर कैसा जो रोड मैप है, क्या रणनीति बनेगी, किस तरह के समीकरण पर बीजेपी काम करेगी, इस पर चर्चा हुई है। 2024 की प्रभावी कार्य योजना पर मंथन हुआ। अल्पसंख्यक मोर्चा को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन 80 है, यानी कि 80 का 80 सीट पर जीतने का दावा इस बार बीजेपी कर रही है। और इस दावे को सच साबित करने के लिए मिशन 2024 की एक अलग तरह की रणनीति पर काम भी करना बीजेपी शुरू कर दी। आज इस मंथन से इस तरह के इशारे बीजेपी की तरफ से मिल रहे हैं। तो 2024 का प्लान, 2024 में दरअसल लोकसभा का चुनाव होना है और 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। प्रियम पाठक हमारे सहयोगी और भी अपडेट करेंगे। प्रियम, जो बैठक हुई, इस बैठक में सिर्फ 2024 पर ही फोकस किया गया कि कैसे 2024 में जीतना है बीजेपी को, 80 का 80 सीट कैसे हासिल करना है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल गौरी शंकर, देखिए आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर अहम बैठक हुई। 2 घंटे से अधिक ये बैठक जो है तकरीबन चली है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल रहे और इस बैठक के अंदर 2024 के चुनाव को लेकर ही रणनीति पर चर्चा हुई है कि क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, कौन से मुद्दे होंगे, कौन से समीकरण होंगे, क्या वो जातीय समीकरण लेकर क्या चलना है, क्या क्षेत्रीय समीकरण लेकर चलना है, जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे मैदान में उनसे ध्यान में रखना है, उनके लिए क्या समीकरण होंगे, किस तरीके के मानकों को ध्यान में रखना है, इसके अलावा लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ना है, इसको लेकर अलग अलग मोर्चों को अलग अलग जिम्मेदारियां जो हैं वो दी गई हैं। आज इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, सभी लोगों की मौजूदगी में ये एक बड़ी बैठक हुई है। और बड़ी बैठक के अंदर इस बात को लेकर मंथन किया गया है कि आखिर कैसे 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, जिससे जो सीटें हैं वो ज्यादा से ज्यादा जीत सके। खास बात जो रही, जो मेन फोकस बीजेपी लेकर चल रही है, वो 2019 की 2 सीटें हैं जिन सीटों को 2019 में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। 14 ऐसी सीटें थी जिनको बीजेपी जीत हासिल करने में नाकाम रही थी, जिनमें से आजमगढ़ और रामपुर की 2 सीटें थी। तो ऐसे में जो उपचुनाव हुए हैं और वहां पर जब पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा है, दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ और उनकी पारंपरिक सीट कही जाती रही है। तो ऐसे में पार्टी का और कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ा हुआ है कि अगर जब वो जो गढ़ कहे जाते थे वहां पर जब हमारी कर सकती है बीजेपी, तो बाकी सीटों पर क्यों नहीं। तो पूरा लक्ष्य है कि 80 में बेहतर प्रदर्शन किया जाए और 80 में अधिक से अधिक सीटें जो है वो कैसे बीजेपी हासिल करेगी 2024 में, क्योंकि 80 सीटें यूपी से हैं और यूपी सबसे अहम भूमिका 2024 के चुनाव में जो है वो निभाने वाला है। तो ऐसे में इसीलिए अब विशेष तौर पर तैयारियां, विशेष तौर पर फोकस उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है कि किस तरीके से प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके। सरकारी विभिन्न जो योजनाएं रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना रही हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रही हो, उज्ज्वला योजना रही हो, हर घर नल योजना रही हो, उसमें राशन की योजना रही हो, इन सब योजनाओं के जो विभिन्न लाभार्थी हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे बताया जाए, उनसे कैसे संवाद स्थापित किया जाए, जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर जो है किस तरीके से काम करना है, लोगों को कैसे जो है जोड़ना है, इन सभी चीजों को लेकर इसमें मंथन किया गया है और सभी की अलग अलग जिम्मेदारियां जो है उनको भी तय करने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा प्रियम, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि मिशन 2024 का जो प्लान है 80 सीटों पर पूर्ण विजय का प्लान है। इस प्लान को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए बीजेपी दरअसल किस रणनीति पर काम करने वाली, कुछ इस तरह की बात इस बैठक में निकलकर सामने आई क्या? देखिए, रणनीति को लेकर जैसा कि मैंने गौरी शंकर पहले ही बताया, सभी समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है। कौन से क्षेत्रीय समीकरण होंगे, जातीय समीकरण होंगे, 2014 के जो नतीजे थे उनका विशेष तौर पर उनका जो है उनकी समीक्षा की जा रही है। 2019 के नतीजों की समीक्षा की जा रही है, किस चुनाव में क्या फैक्टर काम किए थे, किस तरह से 2014 में क्या समीकरण बने, तो उनका क्या आउटपुट निकल कर आया था, 2019 में क्या आउटपुट निकल कर आया था। जो सही है, लेकिन जो सीटें हारी थी उनका विशेष फोकस है कि क्या
कारण रहा कि वो सीटें नहीं जीत पाए थे। क्या क्यों, किस चीज को लेकर है, तो इन सभी चीजों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा की गई और प्रयास किया जा रहा है कि उस चूक को संभाला जाए ताकि जो आप चुनाव हो उसमें बेहतर प्रदर्शन हो। बिल्कुल। एक बात और प्रियम, जो बैठक हुई, इस बैठक में जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2024 तो है ही, साथ ही साथ कई योजनाओं पर जो सरकार का काम चल रहा है उन योजनाओं पर और भी किस तरह से, है ना, तीव्र गति से कैसे काम किया जाए। 100 दिन का रिपोर्ट भी पेश कर दिया गया है। अब थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, सरकार का जो फोकस है अगले अब 5 साल के लिए, यूपी सरकार का जो फोकस है कैसा रहने वाला है? क्या इसके आधार पर ही 2024 की भी रणनीति बनेगी? बिल्कुल रविशंकर, देखिए जो प्रदेश सरकार के जो काम है उनको लेकर भी, उसमें इस बात को लेकर विशेष तौर पर चर्चा है कि 24 के चुनाव को लेकर पार्टी जो है इसके जो है वो तैयारी एक तरफ कर रही है, दूसरी तरफ सरकार भी इस बात को लेकर प्रयासरत है कि 24 के चुनाव के हिसाब से उसमें क्या समीकरण होंगे, किस तरीके से उसमें बेहतर काम करना है कि उसका बेहतर नतीजे जो है वो 24 के नतीजों में देखने को मिले। और उसको लेकर सरकार भी प्रयासरत है, जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर भी क्या बेहतर किया जाना है। इसीलिए अगर आप देखें 100 दिन के काम को जनता के बीच में रखने की बात कही गई, फिर 6 महीने का, फिर 1 साल का, तो यानी पूरा प्लान है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार है कि किस तरीके से कब कब क्या काम करना है और किस तरीके से जिसके कारण बेहतर रिजल्ट जो है वो 2024 का। चलिए, बिल्कुल प्रियम, शुक्रिया, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। दरअसल इस मामले को लेकर परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने, ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और वादी पक्ष को ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ और दर्शन के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। तो मुस्लिम पक्ष को प्रवेश रोकने की मांग थी, तो आज सुनवाई हुई है। अब 14 जुलाई को इस पर दरअसल फैसला होना है। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई आखिरी बार 30 मई को हुई थी। तब जो वाद दाखिल है उस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए वाद की प्रति मांगी गई थी, जिसे अदालत ने वादी पक्ष को उपलब्ध कराने को कहा था और सुनवाई की अगली तारीख 8 जुलाई तय की गई थी। अब 14 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतजामिया, मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में 3 बिंदुओं पर कोर्ट से मांग की गई है, जिसमें परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने, ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और वादी पक्ष को ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ और दर्शन भी शामिल है। याचिका में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद अवैधानिक गुंबद को हटाकर पूजा पाठ के अधिकार की बात कही गई है और इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई पूरी हुई है। 14 जुलाई को इस पर फैसला होगा। अभिषेक झा हमारे सहयोगी अपडेट करेंगे। अभिषेक, और क्या अपडेट इस पूरे मामले में आया? सुनवाई तो पूरी हो गई, 14 जुलाई को फैसला होगा और बाहर जब सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद जब लोग निकल रहे थे, पक्षकार और दूसरे पक्ष के लोग, उन्होंने क्या मीडिया से बातचीत किया? कुछ अपनी तरफ से बात कहने की कोशिश कर रहे थे वो? देखिए, इस पूरे मामले को समझना होगा कि ये आदि विश्वेश्वर जो शिवलिंग की बात की गई है, जो श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन मामले में जो कमीशन की कार्रवाई हुई थी और उसके बाद जो शिवलिंग का दावा किया गया था, उसके तत्काल बाद ये मामला दर्ज किया गया और ये याचिका डाली गई कि आदि विश्वेश्वर को पूजन का इजाजत दिया जाए। और चूंकि वहाँ पे आदि विश्वेश्वर विराजमान है तो मुसलमानों का प्रवेश जो है वहाँ वर्जित किया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों के पहले ये याचिका डाली गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने अगली तारीख जो है 8 जुलाई दी थी छुट्टियों के बाद। आज जो सुनवाई हुई है, आज सुनवाई में एक और सुधार करके वादी पक्ष की ओर से याचिका याचिका को थोड़ा सा सुधार करके फिर से दिया गया और अब उस याचिका पे जितने भी प्रतिवादी पक्ष हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, पुलिस कमिश्नर हो, जिलाधिकारी हो या अंजुमन इंतजामिया मसाजिद हो, इन सभी को याचिका की नई कॉपी दे करके उनसे आपत्तियां मांगी गई हैं कि क्या आपको इस याचिका पर किसी तरह की आपत्ति है। तो ये मामला अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है और जिस तरीके से हमने देखा है कि श्रृंगार गौरी और जो अन्य विग्रहों के नियमित दर्शन पूजन का मामला भी ठीक इसी तरीके से शुरुआती दौर में चला था। प्रतिवादी पक्ष से पहले आपत्तियां मांगी जाती हैं कि आपको याचिकाकर्ता की किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है। तकरीबन 70 पेज की ये याचिका है। मैं आपको बता दूं कि 70 पेज की याचिकाओं में करीबन 140 तो महत्वपूर्ण बिंदु बनाए गए हैं, जिसके आधार पर यह याचिका डाली गई है और उसी आधार पर पूजन का अधिकार, साथ ही साथ मुसलमानों को वहां पे प्रवेश वर्जित करने का। लेकिन इसका जो मुख्य आधार है इस मामले का, वो है उस आदि विश्वेश्वर शिवलिंग की बात की गई है, जो कि श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ा हुआ है। और श्रृंगार गौरी का मामला पोषणीयता का
वो ऑलरेडी जिला जज अजय कृष्ण विस्पेश की अदालत में चल रहा है। तो दोनों मामले कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों ही मामलों में क्या फैसला आएगा ये समय की बात है, लेकिन आज इस मामले में सभी प्रतिवादी पक्षों से उनकी आपत्तियां मांगी गई हैं, जो कि 14 जुलाई को बिल्कुल जमा कर दी तो होगी। क्या अभिषेक 14 जुलाई को क्या फैसला कुछ आएगा या फिर अगली सुनवाई होगी इस पूरे मसले को लेकर? जी 14 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई में आपत्तियां क्या दाखिल की जाती हैं प्रतिवादी पक्ष की ओर से। हाँ। जैसे श्रृंगार गौरी मसले में मैं याद दिलाना चाहूंगा कि श्रृंगार गौरी मसले में जो जिला प्रशासन की तरफ से जो कारण दी गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद चूंकि 1991 के अंदर में है, माहौल बिगड़ सकता है, तमाम चीजों को दरकिनार रख करते हुए कमीशन की कार्रवाई का आदेश दिया गया था। कुछ उसी तरह से फिर इस बार राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या जिला प्रशासन या पुलिस कमिश्नर की तरफ से क्या आपत्तियां दी जाती है, उनको कोर्ट किस नजर से देखता है। और प्रतिवादी पक्ष जो चौथा है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, क्योंकि मूल रूप से जो लड़ाई है वो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से, क्योंकि जिस जगह पे आदि विश्वेश्वर के होने का दावा किया जा रहा है वो मस्जिद का एक हिस्सा है, मस्जिद के अंदर भी पड़ता है और वहाँ का प्रबंधन कमेटी दूसरा है। तो इस वजह से मुख्य रूप से उनकी तरफ से क्या आपत्तियां आती है, उन आपत्तियों को बताने के लिए कोर्ट के द्वारा आज निर्देशित किया गया है 14 जुलाई को उनको आपत्ति। चलिए बिल्कुल अभिषेक का शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और भी अपडेट हम लगातार पहुंचाते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।